हाय गाइस। तो आप लोग देख रहे हो अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस और मैं हूँ आप लोगों का अनिरुद्ध सर, वॉट एवर यू वांट टू कॉल मी। ठीक है। तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था, पिछले दिन नहीं एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट हम लोगों ने पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट में हम लोगों ने देखा था रिएक्शन को हम लोग तीन तरीके से या फिर तीन क्लासिफिकेशन पे क्लासीफाई कर सकते हैं: वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन। जो रिएक्शन वेरी फास्ट होता है या फिर बहुत जल्दी हो जाता है 10⁻12 सेकंड से 10⁻15 सेकंड पे बीच के हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। और जो रिएक्शन बहुत धीरे में होता है या फिर 2 से 4 साल या फिर 5 साल लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और जो रिएक्शन वेरी फास्ट भी नहीं है, वेरी स्लो भी नहीं है, इंटरमीडिएट तरीके से या फिर इंटरमीडिएट रेट पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते, वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ सकते, हम लोग पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन के बारे में। और पिछले दिन मैंने कहा था कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, या फिर इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है रिएक्शन रेट। ठीक है, वीडियो क्लियर है ना? ओके, लेट मी चेक। क्लियर ही है, ठीक है ना? ओके। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन रेट के बारे में। ठीक है, रिएक्शन रेट के बारे में, रिएक्शन रेट के बारे में। ओके, रिएक्शन रेट के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन रेट के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब रिएक्शन रेट क्या है? जब एक रिएक्शन होता है, ठीक है, जब एक रिएक्शन होता है, सपोज वीडियो वो क्लियर है ना? हाँ, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो रिएक्शन, जब एक रिएक्शन होता है, सपोज ए पी पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ए एक रिएक्टेंट है, वो पी पे कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कोई भी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है? रिएक्टेंट का अमाउंट का डिक्रीज होता है धीरे धीरे। जब टाइम आगे जाता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है या फिर प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है या फिर प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता है। तो रिएक्शन रेट हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन के स्पीड को ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। रिएक्शन के स्पीड को ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। रिएक्शन के स्पीड को ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन का स्पीड हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? या फिर रिएक्टेंट के, आइदर रिएक्टेंट के बेसिस पे करेंगे या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, रिएक्शन रेट का जो स्पीड है वो हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? आइदर रिएक्टेंट के बेसिस पे करेंगे, आइदर रिएक्टेंट के बेसिस पे करेंगे या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, आइदर रिएक्टेंट के बेसिस पे करेंगे या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन का जो रेट है या फिर रिएक्शन का जो स्पीड है वो हम लोग आइदर रिएक्टेंट के बेसिस पे करेंगे या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे करेंगे। अब रिएक्टेंट का बेसिस पे हम लोग करते हैं तो उसका डिफिनेशन क्या होगा? यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट गायब होगा उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट गायब होता है उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग अगर रिएक्शन रेट को जस्टिफाई करें या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग अगर रिएक्शन रेट को डिफाइन करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट गायब होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? द रिएक्टेंट डिसअपियर इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट, या फिर द प्रोडक्ट अपियर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। ठीक है, उसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट डिसअपियर इन यूनिट टाइम या फिर प्रोडक्ट अपियर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट, इज नोन एज रिएक्शन रेट। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। रिएक्टेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लो तो मैं बोल देता हूँ। रिएक्टेंट डिसअपियर्ड इन यूनिट टाइम या फिर प्रोडक्ट अपियर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट। छी सर, आप कितना ऑलोश हो, ठीक है ना? ओके, लेजी हो, छी। तो मैं लेजी नहीं हूँ एक्चुअली, पर मैं इधर लिखूँगा तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग लिख लो कि यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। द रिएक्टेंट डिसअपियर्ड इन यूनिट टाइम या फिर द प्रोडक्ट अपियर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट, इज नोन एज रिएक्शन रेट। अब सोचो कि एक रिएक्शन है जिसपे ए पी पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है ए जो पी पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है ए जो पी पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। ए अगर पी पे कन्वर्ट होता है, ए अगर पी पे कन्वर्ट होता है, ए है रिएक्टेंट, पी है प्रोडक्ट, ए है रिएक्टेंट, पी है प्रोडक्ट। अब जब टाइम जीरो था, टी इक्वल्स टू जब जीरो था, तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तब क्या था? आप लोग सोचो, जब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो था, जब रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ था, रिएक्शन जब सिर्फ स्टार्ट हुआ था, तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या था? तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाईएस्ट था। ठीक है ना?
भाई नॉर्मल सी बातें है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब प्रोडक्ट तो नहीं था, जब टाइम आगे बढ़ा है तब रिएक्टेंट का अमाउंट गायब हो रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तब हाईएस्ट था, क्योंकि तब रिएक्शन सिस्टम पे सिर्फ रिएक्टेंट ही था, तब प्रोडक्ट तो नहीं था। क्योंकि जब रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ है तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज हाईएस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वाज जीरो, बिकॉज रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाईएस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो, बिकॉज रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड। रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तब हाईएस्ट होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट तब लोएस्ट होगा, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ है। रिएक्शन सिस्टम पे सिर्फ रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट तभी फॉर्म नहीं हुआ है। रिएक्टेंट के सिस्टम पे सिर्फ रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट तभी भी फॉर्म नहीं हुआ है। तो जब टाइम आगे जाएगा, जब टाइम धीरे धीरे आगे जाएगा तब रिएक्टेंट का अमाउंट गायब होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट तब प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगा। जब टाइम आगे जाएगा तब रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगा। अब टाइम जब जीरो था तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सपोज A0 था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सपोज A0 था और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है। तब प्रोडक्ट तो नहीं फॉर्म हुआ था, तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ था मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जीरो था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जीरो था एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सपोज A0 था एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो बिकॉज रिएक्शन तब भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब रिएक्शन सिस्टम में जो था सिर्फ रिएक्टेंट ही था। तो रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, रिएक्टेंट का अमाउंट हम लोगों ने सोचा कि A0 है और प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट होगा जीरो, प्रोडक्ट का अमाउंट होगा जीरो, ठीक है। तब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, सिर्फ स्टार्ट हुआ था, तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सपोज A0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज सपोज जीरो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज जीरो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज सपोज जीरो, ठीक है। अब जब टाइम t इक्वल टू T1, कुछ देर बाद, सोचो 2 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सपोज A1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज सपोज P1। अब आप लोग मुझे बताओ A0 और A1 के अंदर कौन बड़ा होगा या फिर कौन छोटा होगा, ठीक है। A0 और A1 के बीच पे कौन बड़ा होगा या फिर कौन छोटा होगा। आप लोग थोड़ा से भी अगर दिमाग लगाते हो तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा, ठीक है ना, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। क्योंकि जब रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ था तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था A0, ठीक है। जब रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ था तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था A0। अब कुछ देर बाद, सोचो आप लोग 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद, टाइम t इक्वल टू T1 है, तो कुछ देर बाद तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा घट गया होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा तो डिक्रीज कर गया होगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा तो घट गया होगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा घट गया होगा तो A1 तो छोटा होगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था A0 और कुछ देर बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हैज E1, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A1, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A1, कुछ देर बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A1, तो कुछ देर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा तो घटा होगा ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा तो घटा होगा, क्योंकि जब कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो घट जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट तो टाइम के साथ बढ़ता है, ठीक है। जब भी कोई एक रिएक्शन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो घटता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो जब कोई एक रिएक्शन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इंक्रीजेस। तो जब कुछ देर बाद टाइम t इक्वल टू जब T1 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो थोड़ा घट गया होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा तो डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा डिक्रीज होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन है A1 और जब पहले था तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, A0 तो बड़ा होगा ही ना, A0 तो A1 से बड़ा होगा ही, ठीक है। A0 A1 से बड़ा है, A0 A1 से बड़ा है, ओके। अब टाइम जब T2 है, सपोज सोचो T1 है 5 मिनट और T2 है 10 मिनट, ठीक है। T1 है 5 मिनट और T2 है 10 मिनट, और भी कुछ देर बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सपोज A2 है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज P2 है, ओके। सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। T2 T1 से बड़ा है। अब मुझे बोलो A1 और A2 में कौन बड़ा होगा या फिर कौन छोटा होगा, आप लोग खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचो, ओके। तो 5 मिनट बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A1 है और 10 मिनट बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A2 है, जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो डिक्रीज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है मतलब A2 छोटा होगा और A1 बड़ा होगा, ठीक है। A1 बड़ा होगा एंड A2 छोटा होगा, क्योंकि जितना टाइम जा रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम जा रहा है, मैंने बोल दिया T2 इज ग्रेटर देन T1,
मतलब T2 अगर 10 मिनट होता है, T1 होगा 5 मिनट। तो जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए A1 बड़ा होगा और A2 छोटा होगा, क्योंकि 5 मिनट बाद सोचो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A1 एंड 10 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज A2। तो 5 मिनट बाद जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो सपोज जाहिर सी बात है ना, वो बड़ा होगा। तो इसीलिए A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 देन A1 विल बी ग्रेटर देन A2, A1 विल बी ग्रेटर देन A2, A1 विल बी ग्रेटर देन A2, ठीक है। ओके, एंड P2 और P1 में कौन बड़ा होगा? जितना टाइम जा रहा है प्रोडक्ट का अमाउंट तो बढ़ रहा है, जितना टाइम जा रहा है प्रोडक्ट का अमाउंट तो बढ़ रहा है, इसलिए P2 विल बी ग्रेटर देन P1, P2 विल बी ग्रेटर देन P1, P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ठीक है। P2 विल बी ग्रेटर देन P1 एंड A1 विल बी ग्रेटर देन A2, A1 विल बी ग्रेटर देन A2, ठीक है। जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, और जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2। ओके, अब इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन के तौर पर पकड़ लेते हैं, और ये जो कंडीशन है जब टाइम t इक्वल टू T2, इसको हम लोग फाइनल कंडीशन के तौर पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। टाइम जब T1 था तब इसको हम लोग इनिशियल कंडीशन पकड़ लेते हैं, और टाइम जब T2 था इसको हम लोग फाइनल कंडीशन पकड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, अब रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? रिएक्शन रेट का हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन अगर मैं R के हिसाब से रिएक्शन रेट को अगर R से रिप्रेजेंट करो तो R इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट रिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट रिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। ओके, यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिपेयर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट पे पहले लिख लेते हैं। रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A2। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिपेयर हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। जब टाइम t इक्वल टू T1 था उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन के हिसाब पे ले रहे हैं, इसको हम लोग इनिशियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, और टाइम जब T2 था उसको हम लोग फाइनल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। टाइम जब T1 था उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, और टाइम जब T2 था उसको हम लोग फाइनल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। तो फाइनल कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? A2। इनिशियल कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? A1। तो हम लोग यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिपेयर हुआ है उसको हम लोग कैसे मतलब मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिपेयर हुआ है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिपेयर हुआ है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। ओके, यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिपेयर हुआ है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे अगर हम लोग लिख सकते हैं और लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज P2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज P1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो रिएक्शन रेट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। वही रिएक्शन रेट है। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट रिपेयर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट रिपेयर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट disappeared in unit time or the concentration of the product appeared in unit time is known as reaction rate. Concentration of the reactant disappeared in unit time or concentration of the product appeared in unit time is known as reaction rate. Is known as reaction rate. अब देखो A1 तो बड़ा था, ठीक है ना, A1 तो बड़ा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, A2 से A1 को माइनस कर रहे हैं। तो A2 से अगर हम लोग A1 को माइनस करते हैं तो इधर पे एक क्या होगा, माइनस वैल्यू आएगा। और रेट तो कभी माइनस नहीं हो सकता है, रेट थोड़ी ना कभी माइनस होता है, ठीक है ना। A1 तो बड़ा था, हम लोगों ने देखा था A1 बड़ा है और A2 छोटा है, पर इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, A2 से A1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है।
अगर A2 से A1 को माइनस करते हैं तो इधर पर एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा मतलब रेट नेगेटिव आएगा, पर रेट तो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर सामने एक माइनस लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है A2 को अगर A1 से माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग पहले से ही नेगेटिव लगा देते हैं। और P2 तो P1 से ऑलरेडी बड़ा है, तो इधर इधर तो P2 से P1 को माइनस कर रहे हैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसके लिए हम लोग को नेगेटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर पर हम लोग पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट के सामने हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, रिएक्टेंट के सामने हम लोग नेगेटिव लगा देंगे और प्रोडक्ट के सामने हम लोग पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल ए। और T2 माइनस T1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल टी, ठीक है। और P2 माइनस P1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल पी, डेल मतलब क्या है, चेंज, चेंज, डेल को, डेल मतलब क्या है, डेल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, चेंज, डेल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, चेंज। और T2 माइनस T1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल टी, ओके। तो आर इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिल गया, आर इक्वल्स टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल पी बाई डेल टी। एक्सप्रेशन क्या था, ए कन्वर्ट्स टू पी, यही तो था रिएक्शन, ए प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी पे कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका रेट का एक्सप्रेशन क्या निकला है, आर इक्वल्स टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल पी बाई डेल टी, आर इक्वल्स टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, आर इक्वल्स टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, ओके। तो आर इक्वल्स टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल पी बाई डेल टी, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, बहुत ही हलवा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, बस खत्म, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए, व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए और व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट, आप लोग क्या बोल सकते हो, डेल ए बाई डेल टी। डिसिपेरेंस रेट ऑफ ए क्या है, डेल ए बाई डेल टी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। और अपियरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, डेल पी बाई डेल टी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। और रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए है माइनस डेल बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए है माइनस डेल बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू पी क्या है, डेल पी बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू पी इज डेल पी बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए इज माइनस डेल बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए इज डेल बाई डेल टी एंड रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू पी इज डेल पी बाई डेल टी। अब अगर आप लोगों को कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, आप लोग क्या बोलोगे, माइनस डेल बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ पी, प्लस डेल पी बाई डेल पी, ठीक है, प्लस डेल पी बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ पी, प्लस डेल पी बाई डेल टी। व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए क्या है, माइनस डेल ए बाई डेल टी, अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्लस डेल पी बाई डेल टी। और रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ए है माइनस डेल ए बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू पी क्या है, प्लस डेल पी बाई डेल टी, बस खत्म, ठीक है, बस खत्म, ठीक है, ओके। तो द थिंग इज दैट ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो, अगर आप लोगों को बोलता है कि इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, ओके। सपोज दिया है NO2 प्लस O2 कन्वर्ट्स टू NO3, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, R इक्वल्स टू, रिएक्टेंट कौन है, NO2, तो NO2 के रेस्पेक्ट पे पहले लिख लेते हैं, माइनस डेल NO2 बाई डेल टी, NO2 के रेस्पेक्ट पे लिख लिया है। अब O2 के रेस्पेक्ट पे लिख लेते हैं, माइनस डेल O2 बाई डेल टी, O2 के रेस्पेक्ट पे भी लिख लिया है। अब NO2 के रेस्पेक्ट पे भी लिख लेते हैं, NO2 का रेस्पेक्ट पे क्या होगा, प्लस डेल NO2 बाई डेल टी। अगर रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देंगे और प्रोडक्ट है सामने प्लस लगा देंगे, रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देंगे और प्रोडक्ट है तो सामने प्लस लगा देंगे। रिएक्टेंट है तो सामने माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट, इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के सामने क्यों प्लस लगा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग प्लस इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के सामने क्यों प्लस लगा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट एंड वी आर पुटिंग प्लस इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट, इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस, ठीक है। ये
समझाने के लिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, इसको सिग्निफाई करने के लिए हम लोग पहले से ही माइनस पुट कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग प्लस इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट, वी आर पुटिंग प्लस इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर कोई आप लोगों को पूछता है कि NO2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस डेल NO2 बाई डेल टी। O2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। NO2 के रेस्पेक्ट पे NO3 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या है, प्लस डेल NO3 बाई डेल टी, प्लस डेल NO3 बाई डेल टी, प्लस डेल NO3 बाई डेल टी। ठीक है, ओके, ठीक है। NO2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस डेल NO2 बाई डेल टी। O2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। NO3 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या है, प्लस डेल NO3 बाई डेल टी। अब डिसअपीयरेंस रेट ऑफ NO2 क्या है, माइनस डेल NO2 बाई डेल टी। डिसअपीयरेंस रेट ऑफ O2 क्या है, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। अपीयरेंस रेट ऑफ NO3 क्या है, प्लस डेल NO3 बाई डेल टी। डिसअपीयरेंस रेट ऑफ NO2 क्या है, माइनस डेल NO2 बाई डेल टी। डिसअपीयरेंस रेट ऑफ O2 क्या है, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। अपीयरेंस रेट ऑफ NO3 क्या है, प्लस डेल NO3 बाई डेल टी। बस खत्म, ठीक है, बस खत्म, ठीक है, बस इतना ही तो है, ठीक है, बस इतना ही है। ओके, अब आप लोग खुद एक कर सकते हो, जैसे कि S प्लस O2 इज रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग SO2, क्या होगा, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, R इक्वल्स टू S के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, S के रेस्पेक्ट पे होगा माइनस डेल S बाई डेल टी, ठीक है ना। O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, इक्वल्स टू माइनस डेल O2 बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल SO2 बाई डेल टी, ठीक है, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी, ठीक है। ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के बेसिस पे सिंगल तरीके से लिखना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि रिएक्टेंट को सारे को प्लस कर दिया और एक ही में लिख लिया, ऐसा कभी भी मत करना, ठीक है। जैसे कि ऐसे एक रिएक्टेंट है, O2 एक रिएक्टेंट है, तो S के रेस्पेक्ट पे हम लोग लिख सकते हैं एक बार, O2 के रेस्पेक्ट पे एक बार लिख सकते हैं, प्रोडक्ट SO2 के रेस्पेक्ट पे एक बार लिख सकते हैं। सारे रिएक्टेंट एंड सारे प्रोडक्ट के बेसिस पे एक एक बार इंडिविजुअली लिख सकते हैं। सारे को मैचअप मत करा देना, ठीक है, सारे को मगअप मत करा देना, ठीक है, कि सारे S भी एक रिएक्टेंट है, O2 भी एक रिएक्टेंट है, सारे को एक में घुसा लेंगे और एक में लिख देंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। ओके, इंडिविजुअली लिखेंगे, एस के रेस्पेक्ट पे एक बार इंडिविजुअली लिखेंगे, O2 के रेस्पेक्ट पे एक बार इंडिविजुअली लिखेंगे, SO2 के रेस्पेक्ट पे एक बार इंडिविजुअली लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू S क्या है, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू S है माइनस डेल S बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 क्या है, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 क्या है, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी। ओके, बस खत्म, ठीक है, बस खत्म। ओके, द थिंग इज दैट अब अगर कोई आप लोगों को पूछता है व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ S, व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ S, माइनस डेल S बाई डेल टी। व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ O2, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ SO2, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ SO2, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी। What is the disappearance rate of O2, minus del O2 by del T? What is the disappearance rate of S, minus del S by del T? रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू S क्या है, सेम, माइनस डेल S बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 क्या है, सेम, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 क्या है, सेम, प्लस डेल SO2 बाई डेल टी। बस खत्म, ठीक है, बस खत्म। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन रेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्टेंट के बेसिस पे ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, या फिर रिएक्शन रेट हम लोग ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन रिएक्शन रेट। मतलब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि हर रिएक्टेंट, अब तक हम लोग जितने सारे एग्जाम्पल किया है उसमें सारे रिएक्टेंट के पहले जो कोफिशिएंट था वो 1 ऑन करके था, सारे प्रोडक्ट के सामने जो कोफिशिएंट था वो भी 1 ऑन करके था। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि रिएक्टेंट के सामने भी 1 ऑन करके रहेगा, प्रोडक्ट के सामने भी 1 ऑन करके रहेगा, हमेशा थोड़ी ऐसा होगा, ठीक है ना। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट के सामने भी 1 ऑन करके है, प्रोडक्ट के सामने भी 1 ऑन करके है, हमेशा तो ऐसा नहीं चलेगा ना। जैसे कि रिएक्टेंट के सामने कोई एक रिएक्टेंट के सामने के 2 रहेगा, कोई एक प्रोडक्ट के सामने पे 3 रहेगा, कोई एक रिएक्टेंट के सामने 4 रहेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन रिएक्शन रेट, इफेक्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन रिएक्शन रेट। मतलब अगर हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे कुछ ना कुछ पुट कर देते हैं तो उसका रिएक्शन रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका रिएक्शन रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि
उसके ऊपर जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हम लोग पुट कर देते हैं कोई भी एक रिएक्टेंट के सामने या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट के सामने, तो डिसअपियरेंस रेट एंड अपीयरेंस रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन रेट के एक्सप्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारे चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, तो उससे पहले और इसके बाद हम लोग रिएक्शन रेट रिलेटेड एंड डिसअपियरेंस रेट अपीयरेंस रेट रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन नीट या फिर जेई या फिर मेंस पे या फिर बिट्स पिलाने पे या फिर बोर्ड्स पे या फिर एम्स पे आया है, वो सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल दैट टाटा, गुड बाय, सी यू सून, लव यू।